वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस है और ये पेपर नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स इज अ लिटरेरी फॉर्म। ब्लैंक वर्स एक लिटरेरी फॉर्म होता है। इट इज ऑफ 5 फुट अनराइम्ड आयम्बिक वर्स। ये जो है 5 फुट का अनराइम्ड आयम्बिक वर्स फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज्ड बाई शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लो। इसको जो है शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लो के द्वारा यूज किया गया, ब्लैंक वर्स का यूज किया गया अपने उन ड्रामा में, इन देयर ड्रामाज एंड पोएम्स। बट लेटर ऑन इट इज इस्टेब्लिश्ड एज अ लिटरेरी फॉर्म। लेकिन बाद में इसको एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। सेवरल पोएट्स हैव यूज्ड दिस फॉर्म इन देयर पोएम्स। कई सारे पोएट इस फॉर्म यानी कि ब्लैंक वर्स को अपने पोएम में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विमेन लिटरेचर। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म और फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द 1970s। देखिए 1970 के आसपास फेमिनिस्ट मूवमेंट कहीं ना कहीं ग्रो हुआ और जहाँ पर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म भी ग्रो किया। It was an effort to develop a literary theory based on feminine consciousness and sensibility। अब ये जो फेमिनिस्ट है या विमेन लिटरेचर है, ये फेमिनाइन कॉन्शियसनेस और फेमिनाइन सेंसिबिलिटी पर बेस्ड होता है। व्हाट इज सिलेबल इन पोएम। तो जो पोएम होता है, वर्ड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को सिलेबल कहते हैं पोएम में। जैसे अगर बात किया जाए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में कितने सिलेबल हैं? 4 सिलेबल हैं, है ना। और पोएम की लाइन जैसे बात करें, अगर सोनेट टाइप की पोएम है तो उसमें 10 सिलेबल होते हैं, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हैं। ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो ब्लैंक वर्स एक लिटरेरी फॉर्म है जिसमें जो कि 5 फुट अनराइम्ड आयम्बिक वर्स से बनते हैं। ब्लैंक वर्स को यूज किया था शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लो ने अपने ड्रामा और पोएम्स में, और बाद में इसको एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। कई सारे पोएट ने अपने पोएम में ब्लैंक वर्स का यूज किया। विमेन लिटरेचर क्या है? तो विमेन लिटरेचर वो होता है जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के द्वारा फेमिनिस्ट मूवमेंट को फोकस में किया जाता है। और फेमिनिस्ट मूवमेंट 1970 में शुरू हुआ था और ये विमेन लिटरेचर ये होता है फेमिनाइन कॉन्शियसनेस एंड सेंसिबिलिटी पर बेस्ड होता है विमेन लिटरेचर। सिलेबल क्या है? सिलेबल जो है वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोएट्री। वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को कैसे डिफाइन किया है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो पोएट्री होती है वो लाइफ का क्रिटिसिज्म होता है जिसको पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी के तहत लिखा जाता है। और या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स टेकिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोएट्री जो है एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है, पावरफुल फीलिंग्स का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है जिसको एक इमोशंस के तहत लिखा जाता है, इमोशंस के थ्रू लिखा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ अ परफेक्ट क्रिटिक अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के अनुसार जो है एक परफेक्ट क्रिटिक के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए टी.एस. एलियट कहते हैं एन आइडियल क्रिटिक परफॉर्म्स 2 बेसिक फंक्शंस। एक जो आइडियल क्रिटिक होता है वो जो है 2 बेसिक फंक्शंस को जरूर परफॉर्म करता है। कौन कौन से हैं? पहला है एल्यूसिडेशन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट अंडर हिज रिव्यू और दूसरा है द करेक्शन ऑफ टेस्ट। अ परफेक्ट क्रिटिक मस्ट पजेस अ हाईली ट्रेंड माइंड। एक परफेक्ट क्रिटिक के पास एक बहुत ज़्यादा वो माइंडेड होना चाहिए, ट्रेंड माइंड होना चाहिए एंड रिफाइंड लिटरेरी टेस्ट टू बी एबल टू परफॉर्म दीज 2 बेसिक फंक्शंस। और इन 2 बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए
वो रिफाइन होना चाहिए। ही मस्ट हैव द टेस्ट एंड टैलेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ पोएट्री। अब उसे एक परफेक्ट क्रिटिक को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, क्लियर, अपने पोएट्री को समझाने के लिए या उसको समझने के लिए टैलेंट होना चाहिए और वो काफ़ी ट्रेंड होना चाहिए। व्हाट इज रिदम? रिदम क्या होता है? तो रिदम इज द मेट्रिकल मूवमेंट डिटरमाइंड बाय वेरियस रिलेशंस ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट और एसेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल्स। रिदम एक मेट्रिकल मूवमेंट होता है जो कि डिफरेंट टाइप के लॉन्ग या शॉर्ट या एसेंटेड और अनएसेंटेड सिलेबल्स से डील करता है। लॉन्ग सिलेबल का मतलब होता है एसेंटेड सिलेबल्स और शॉर्ट सिलेबल्स मीन्स होता है अनएसेंटेड सिलेबल्स। इट इज मेजर्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज इन राइम ऑफ प्रोज। इट इज harmonious correlation of parts. It is to be seen how for the sound of the words and phrases echo with sense। देखिए रिदम का मतलब होता है एक तरह से फ्लो ऑफ वर्ड्स होता है कि आप फ्लो ऑफ वर्ड्स या फ्रेज किस राइम में आप प्रोज की किस राइम में यूज कर रहे हो, ये चीज़ होता है आपका रिदम होता है। व्हाट इज डिक्शन? डिक्शन क्या है? अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेजेडी इज द पोएटिक डिक्शन। देखिए ट्रेजेडी के लिए एक रिक्वायरमेंट ये भी होता है कि ट्रेजेडी में पोएटिक डिक्शन होना चाहिए। अरिस्टोटल ट्रीट्स डिक्शन एज एन एक्टिव कॉन्सेप्ट एंड रिलेट्स इट क्लोजली टू द पोएट्स कमांड ऑफ द मेट्रोस। अब ये देखिए डिक्शन को किसने यूज किया? अरिस्टोटल ने यूज किया है और इसको अपने वर्क पोएटिक्स में इन्होंने यूज किया है। इट इज़ नॉट मेट्रिकल कंपोजिशन बट एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन। ये मेट्रिकल कंपोजिशन तो होता नहीं है लेकिन जो है एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन होता है। इन ट्रेजेडी देयर शुड बी पोएटिक एक्सप्रेशन विदाउट बीइंग कॉमन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ड्राइडन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है। हु फर्स्ट टाट अस टू डिटरमाइन अपॉन प्रिंसिपल्स द मेरिट ऑफ कंपोजिशन। इन्होंने जो है इस तरह से कंपोजिशन के मेरिट्स के प्रिंसिपल्स को सबसे पहली बार बताया ड्राइडन ने। ड्राइडन्स प्रिंसिपल क्रिटिकल वर्क इज हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ड्राइडन का प्रिंसिपल क्रिटिकल वर्क में कंसिडर किया जाता है और वो वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ड्राइडन बिगेन अ ग्रेट रेगुलर एरा ऑफ क्रिटिसिज्म एंड शोड द वे टू हिज कंट्रीमैन हाउ टू बी ग्रेट एज क्रिएटिव ऑथर्स एज वेल एज क्रिटिकल इवैल्यूएशंस एंड व्हाट मेक्स ग्रेट लिटरेचर। देखिए ड्राइडन ने ये बताया कि किस तरह से क्रिएटिव ऑथर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और एक इसके साथ में ये भी बताया कि जो ग्रेट लिटरेचर बनाने के लिए कैसे जो है क्रिटिकल इवोल्यूशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेमरसिया? हेमरसिया क्या होता है? हेमरसिया इज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक हीरो। हेमरसिया जो है ट्रेजिक हीरो के कैरेक्टर में एक ट्रेजिक फ्लो होता है। हु इज बेसिकली अ गुड एंड ग्रेट मैन। यह हेमरसिया जो होता है एक बेसिक रूप से गुड और ग्रेट मैन होता है, क्योंकि हीरो है ट्रेजिक हीरो कहीं ना कहीं गुड और ग्रेट मैन होता है। दिस ट्रेजिक फ्लो बिकम्स द कॉजेज ऑफ हिज फॉल डूम एंड डेथ। और जब ट्रेजिक फ्लो होता है, जब हेमरसिया होता है तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब कैरेक्टर्स की लाइफ में दुख दर्द आना शुरू होता है यहाँ से। व्हाट इज़ द इसेंशियल फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल्स ट्रेजेडी? एरिस्टोटल के ट्रेजेडी का इसेंशियल फीचर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए अरिस्टोटल पॉइंट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी विच आर द फॉलोइंग। अरिस्टोटल ने जनरली 6 एलिमेंट्स बताया है ट्रेजेडी के। पहला है द प्लॉट जिसको माइथोस कहते हैं, द कैरेक्टर जिसको इथोस कहते हैं, डिक्शन जिसको लेक्सिस या लैंग्वेज कहते हैं, थॉट जो कि डायपोइया है, स्पेक्टिकल जिसको ऑप्सिस कहते हैं और सॉन्ग जिसको मेलोपोइया कहते हैं।
व्हाट आर कॉल्ड इंटरल्यूड्स, इंटरल्यूड्स किसे कहते हैं? द इंटरल्यूड्स आर जनरली शॉर्ट एंटरटेनमेंट्स इंसर्टेड विद इन अ लॉन्गर प्ले और एमिड्स सेम अदर फेस्टिविटीज और फेस्टिवल्स। देखिए इंटरल्यूड्स वो होता है जब कोई लॉन्गर प्ले चल रहा होता है तो उसके बीच में जो शॉर्ट इंटरटेनमेंट इंसर्ट किया जाता है उसी को इंटरल्यूड कहते हैं। देयर प्राइमरी फंक्शन वाज टू एंटरटेन द ऑडियंस बाय ह्यूमर और इवन बाय फोर्स। मतलब इनका जो प्राइमरी फंक्शन ये होता है, जो ऑडियंस प्ले को देख रही है उसको इंटरटेनमेंट कराना, यही इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल क्रिटिसिज्म। जुडिशियल क्रिटिसिज्म होता क्या है? तो जुडिशियल क्रिटिसिज्म प्रेजेंट्स द क्रिटिक्स इंडिविजुअल जजमेंट्स ऑन जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस। जो जुडिशियल क्रिटिसिज्म होता है वो क्रिटिक के इंडिविजुअल जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये इंडिविजुअल जजमेंट किस पर बेस्ड होता है? तो वो लिटरेरी एक्सीलेंस के जनरल स्टैंडर्ड्स पर बेस होता है। द क्रिटिक वुड एनालाइज्ड एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ अ वर्क। जो क्रिटिक है, क्रिटिक जो एनालाइज करता है और एक वर्क के जो है इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निक्स। उसके सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेक्निक्स के टर्म के बेस पर जो है उसको वो एनालाइज करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गायनोक्रिटिक्स। गायनोक्रिटिक्स का रोल क्या होता है? एज अगेंस्ट सच मेल ओरिएंटेड क्रिटिक द प्रोग्राम ऑफ गायनोक्रिटिक इज टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालाइज ऑफ वीमेंस लिटरेचर। देखिए गायनोक्रिटिक का मतलब ये होता है कि वीमेंस लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए एक फीमेल फ्रेमवर्क का कंस्ट्रक्ट करना, फीमेल फ्रेमवर्क बनाना एंड टू डेवलप न्यू मॉडल्स बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस। और जो फीमेल एक्सपीरियंस जब स्टडी करेंगे तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर एक नया मॉडल्स बनाना, डेवलप करना। गायनोक्रिटिक्स बिगिंस एट द पॉइंट व्हेन वी फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम द लीनियर एब्सोल्यूट्स ऑफ मेल लिटरेरी हिस्ट्री। गायनोक्रिटिक्स जनरली उस पॉइंट पर शुरू होता है जब हम फ्री होते हैं और जहाँ से मेल लिटरेरी हिस्ट्री के लीनियर एब्सोल्यूट से हम कुछ ना कुछ वहाँ से फ्री हो जाते हैं, तब वहाँ से गायनोक्रिटिक्स शुरुआत होता है। बिसाइड्स कंसिडरिंग द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ वीमेन लिटरेचर, वीमेन लिटरेचर के स्पेसिफिक फीचर्स को कंसिडरिंग करने के अतिरिक्त वी नीड टू रिकन्स्ट्रक्ट इट्स पास्ट, हमें इसके पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने की नीड होती है। वी नीड टू रीडिस्कवर द सोर्स ऑफ फॉरगॉटन वीमेन नॉबलिस्ट पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट। हमें ये भी ज़रूरत होती है कि हम जिन वीमेन नॉबलिस्ट पोएट्स या ड्रामेटिस्ट को भूल गए हैं उनको डिस्कवर करें, उनके बारे में समझें, पढ़ें एंड रिक्रिएट द चेन ऑफ राइटर्स इन दिस ट्रेडिशन, और इस ट्रेडिशन में एक राइटर्स की चेन को क्रिएट करें। गायनोक्रिटिक्स में इट में लीड अस टू चैलेंज द पीरियोडिसिटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स लिटरेरी हिस्ट्री। व्हाट इज़ द टू टायर्ड सिस्टम? डिस्कस। टू टायर्ड सिस्टम क्या होता है, डिस्कस कीजिए। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड डैट ऑल द न्यू साइंसेस ऑफ टेक्स्ट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स। ये देखिए तब टू टायर्ड सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया जब सारे जो हैं टेक्स्ट के जो सारे न्यू साइंसेस हैं वो सब लिंग्विस्टिक पर बेस्ड हो गए। सब्जेक्ट्स ऑफ varied sciences have been offered literary criticism the opportunity to demonstrate the work they do, which is as mainly the aggressive as nuclear physics. It is a strong notion. अब देखिए ये एक strong notion होता है, not weak, कमज़ोर नहीं, as feminine feeling, जिस तरह से feminine feeling होता है बहुत ज़्यादा strong होता है उसी तरह ये होता है। Modern methods of research have facilitated the critics to master the journey in less time and labor. We are moving towards a two-tiered system of higher and lower criticism. और हम two-tiered system की तरफ चल रहे हैं। वो two-tiered system है हायर और लोअर क्रिटिसिज्म के दो टायर्ड सिस्टम की तरफ चल रहे हैं। The higher is concerned with the scientific problems of form and structure. जो हायर है ये फॉर्म और स्ट्रक्चर के साइंटिफिक प्रॉब्लम से डील करता है। एंड द लोअर विद द
ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन, और जो लोअर होता है वो ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम्स, कंटेंट के ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम्स और इंटरप्रिटेशन से डील करता है। दीज लेवल्स आर टेकिंग ऑन सटल जेंडर आइडेंटिटीज एंड एज्यूमिंग अ सेक्सुअल polarity which she terms hermeneutics and hermeneutics. What is the great intellectual challenge to women? अब देखिए women के लिए ग्रेट इंटेलेक्चुअल चैलेंज क्या है, तो यहाँ सोवाल्टर ने क्या लिखा था, तो सोवाल्टर ने लिखा था एक वर्क फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस। तो देखिए सोवाल्टर सेज डेट वीमेन आर द डॉटर्स ऑफ द मेल ट्रेडिशन एंड रिलेटेड एसोसिएट्स। सोवाल्टर ने कहा है कि वीमेन जो हैं एक तरह से मेल ट्रेडिशन और उनके रिलेटेड एसोसिएट्स की डॉटर हैं। इट इज़ आल्सो ऑब्वियस दैट आवर ट्रेडिशन आस्क्ड अस टू बी रैशनल इन ऑल रेस्पेक्ट्स विद एडेड न्यू अवेयरनेस एंड कमिटमेंट। और ये भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर रेस्पेक्ट भी बना रहे इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसी कॉन्टेक्स्ट में वी नीड टू स्टडी न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, हमें क्रिटिसिज्म के नए आस्पेक्ट पर स्टडी करने की ज़रूरत होती है इन आर्डर टू प्रूव आवर सेल्फ्स यूनिवर्सल, और इस आर्डर में हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, यूनिवर्सल रूप से प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ frustrating that women do not awake in the wake of time call and be the critics and teachers of male literature and all creations like women scholars in the 1970s. It is in fact a great intellectual challenge to women and to rhetoric or poetics or the history। मतलब एक तरह से ये women के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रूप से चैलेंज है ना, कि पोएटिक्स हिस्ट्री किसी भी बेस पर। फाइनली द टास्क बिफोर फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इज टू फाइंड अ न्यू लैंग्वेज। फाइनली एक फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के पहले तो ये करना होता है कि न्यू लैंग्वेज को डिस्कवर करना, न्यू तरीके को, नए तरीके को, रीडिंग को, डेट कैन इन ग्रेट आवर इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस रीजन एंड इवन आवर सफरिंग, जो कि हमारे इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस को ग्रो कर सके और हमारे सफरिंग को कम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ जैक्स डेरिडा अबाउट डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन के बारे में जैक्स डेरिडा का क्या थ्योरी है? द मेन पॉइंट ऑफ द थ्योरी, क्या बोल दिया, द मेन पॉइंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन बाय जैक्स डेरिडा। अब देखिए जैक्स डेरिडा के द्वारा जो डीकंस्ट्रक्शन का थ्योरी दिया गया उसका मेन पॉइंट ये है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी एनालिसिस, कि ये जो डीकंस्ट्रक्शन होता है ये फिलोसॉफिकल और लिटरेरी एनालिसिस होता है, विच इज़ मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क बिगिन इन द 1960s बाय द फ्रेंच फिलोसफर जैक्स डेरिडा। और इसको जैक्स डेरिडा जो कि 1960 में फ्रेंच फिलोसफर थे उनके द्वारा डिराइव किया गया, वहाँ से शुरू होता है। डेट क्वेश्चंस फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शंस, जो कि क्वेश्चंस करते हैं एक तरह से अपोजिशंस पर क्वेश्चन करते हैं इन वेस्टर्न फिलोसफी थ्रू अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्लोज एग्जामिनेशन के थ्रू वो क्वेश्चंस करते हैं। और अच्छा सीधा सीधा आप ये बोल दीजिए, अगर जैक्स डेरिडा के थ्योरी की बात करें वो भी डीकंस्ट्रक्शन के बारे में, तो इट फोकसेस अपॉन डेट द मीनिंग ऑफ अ वर्क इज अनस्टेबल। ये इस बात पर जैक्स डेरिडा का जो डीकंस्ट्रक्शन वाला थ्योरी है ये इस बात पर फोकस करता है कि कोई वर्क का जो मीनिंग है, किसी शब्द का मीनिंग वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं होता है, एंड कुड हैव बीन मल्टीपल, और ये इसका मीनिंग कई हो सकता है ना, एंड अल्टरनेटिव मीनिंग्स, और कई अलग अलग मीनिंग भी दे सकते हैं, इसका कोई सेंटर फिक्स नहीं होता है। जैसे आप कोई भी वर्ड ले लीजिए उन सब का अलग होता है। जैसे मैं बात करूं एप्पल, अब एप्पल बोलेंगे तो हर कोई के दिमाग में अलग अलग टाइप का इमेज आएगा, है ना, क्योंकि एप्पल की कई प्रजातियां आते हैं, कश्मीरी एप्पल या कई सारे एप्पल होते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ आप बोलेंगे तो हाँ, तो एक एज अ कॉमन नाउन ये इन्होंने कहा कि मीनिंग कई हो सकता है। सो द मीनिंग कुड इजली बी द सेंटर्स एज इट कुड बी मार्जिनल। आगे देखिए व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द डेरिडा। डेरिडा के डीकंस्ट्रक्शंस का मेन एलिमेंट क्या होता है? जैक्स डेरिडाज कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब देखिए जैक्स डेरिडा का जो डीकंस्ट्रक्शन के प्रति कॉन्सेप्ट है उसके कई सारे एलिमेंट है, जैसे डिफरेंस, है ना, डिसेमिनेशन और डिस्टिन एरेंस एंड जियो कैटास्ट्रॉफी।
दीज बेसिक आइडियाज़ नीड इलेबोरेशन फॉर देयर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखिए इन बेसिक आइडियाज़ को ज़रूरत होती है कि इनको अच्छे से समझने के लिए इनको इलेबोरेट किया जाए। व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी? डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी का क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन दीजिए। तो डेरिडाज थ्योरी ऑफ डिफरेंस प्रपोज्ड द डेट मीनिंग ऑफ साइंस विद इन लैंग्वेज इज चेंजेबल। मतलब इसका एक ही मतलब है कि जो किसी वर्ड या किसी साइंस का जो मीनिंग होता है, साइंस का जो मीनिंग होता है लैंग्वेज के अंदर, वो सब चेंजेबल, वो सब बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बदलते रहते हैं। जैसे मैं कहूँ ओके बाय, अगर ये चीज़ गुस्से में बोल रहा हूँ ओके बाय तो इसका मतलब गुस्सा है। अगर मैं ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूँ स्माइल करते ओके बाय तो इसका मतलब हंसते हुए विदा कर रहा हूँ। इस तरह से हर सेंस का अलग अलग मतलब निकलता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज मोर इंटरेस्टेड इन द मीनिंग एंड, अब देखिए जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म होता है वो मीनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड ऑर्डर्स ऑफ टेक्स्ट देन स्ट्रक्चरलिज्म, और उस टेक्स्ट के ऑर्डर्स को भी समझने में स्ट्रक्चरलिज्म के कंपैरिजन में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ज़्यादा बेटर है। पोस्ट स्ट्रक्चर, सॉरी भाई थोड़ा सा प्रोनाउंस में प्रॉब्लम होती है इसका। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज अ रेडिकल थिंग विच रिजेक्ट्स लॉजिक बिकॉज लॉजिक इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाई इलॉजिक। अब ये देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो होता है वो रेडिकल चीज़ों से रिलेट करता है ना, जो कि ये रिजेक्ट कर देता है कि लॉजिक को समझने के लिए इलॉजिक की ज़रूरत होती है, ये चीज़ रिजेक्ट कर देता है ना। आगे देखिए वाई इज डेरिडा इम्पॉर्टेंट? डेरिडा क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहले नंबर तो डेरिडा ने एक वर्क लिखा था और उस वर्क का नाम है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस, इन्होंने लिखा था, है ना। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आइए देखते हैं। कहाँ गया ये? डेरिडा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिज डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। अब देखिए डेरिडा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी दिया, और डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी का मतलब होता है मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नॉट, अरे सॉरी इज चेंजेबल। जो वर्ड का मीनिंग होता है वो चेंजेबल होता है, उसका सेंटर फिक्स नहीं होता है, अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग भी निकलता है। और रिवोल्यूशनाइज्ड फिलॉसफी बाई क्रिएटिंग एन innovative approach to philosophy which inspired generations of thinkers. Deconstruction theory transcends philosophy and is used in literary criticism, social sciences, aesthetics, psychoanalysis and other areas of study. अच्छा डेरिडा जो है साइकोएनालिस्ट पोएट हैं। व्हाट इज डेरिडाज मेन पॉइंट इन डीकंस्ट्रक्शन? डीकंस्ट्रक्शन में डेरिडा का मेन पॉइंट क्या है? द पॉइंट ऑफ डीकंस्ट्रक्टिव एनालिसिस। देखिए डीकंस्ट्रक्टिव एनालिसिस का जो पॉइंट है वो क्या है? टू रीस्ट्रक्चर और टू डिस्प्लेस और अपोजिशन, मतलब एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना, है ना, रीस्ट्रक्चर करना जो है उसका रिवर्स नहीं देना। मतलब किसी चीज़ को जैसे पहले जो वो था समझा जाता था, वो ये समझा जाता था कि जैसे अब को समझने के लिए बिलो को समझना होगा, तो ये चीज़ करें इसके लिए रिवर्स की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि किसी चीज़ का सेंटर फिक्स नहीं होता। फॉर डेरिडा के लिए मोस्ट टेलिंग द परवेसिव अपोजिशन इज द वन दैट ट्रेड्स राइटिंग एज सेकेंडरी टू और डेरिवेटिव ऑफ स्पीच। व्हाट आर द टू प्रोनाउंसमेंट्स इन आर्स पोएटिका? आर्स पोएटिका में दो प्रोनाउंसमेंट्स क्या होते हैं? फॉर टू अदर प्रोनाउंसमेंट दो बोथ अल्टीमेटली बेस्ड ऑन एरिस्टोटल। देखिए यहाँ दो प्रोनाउंसमेंट्स जो हैं ये अल्टीमेटली दोनों जो एरिस्टोटल पर ही बेस्ड होते हैं। ही मेड द मार्क ऑन सक्सीडिंग जनरेशंस, उन्होंने सक्सीडिंग जनरेशंस पर कुछ मार्क किया, कुछ बताया। द नीड फॉर डेकोरम और प्रपोर्शन, एक तो ये बताया कि डेकोरम या प्रपोर्शन के लिए कुछ नीड, एंड द नीड फॉर सीजलेस टॉयल एज द प्राइस ऑफ पोएटिक ग्रेटनेस, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता बताई। द सब्जेक्ट चूजन शुड बी प्रपोर्शनेट टू द पोएट्स पावर्स, द वर्ड टू द मीनिंग, द स्टाइल ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ट्रीटमेंट टू लिटरेरी काइंड, द सेंटिमेंट्स टू कैरेक्टर एंड सो ऑन। एज फॉर द नीड फॉर टॉयल he would not hesitate to reject that person which has not been amended 10 times over a perfect polish।
राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्टाइलिस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स पर एक ब्रीफ नोट लिखिए। द टर्म स्टाइलिस्टिक्स रिफर्स टू द पार्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग्स और अ ग्रुप ऑफ राइटर्स। ये जो स्टाइलिस्टिक्स टर्म्स है ये राइटिंग्स के पार्टिकुलर तरीके से रिफ़र करता है या ग्रुप ऑफ राइटर्स को डिनोट करता है, या जो है लैंग्वेज को यूज करने को डील करता है। वेरियस स्टाइल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डिक्शन, डिक्शन से डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को डिस्टिंग्वाइज किया जाता है ना, रिदम्स को, ठीक, और सिंटेक्स फिगर्स यूज्ड बाय राइटर्स ऑफ द एज, मतलब इन सबको राइटर्स के द्वारा यूज किया जाता है। रोमांटिक स्टाइल इन राइटिंग इज डिफर फ्रॉम द न्यू क्लासिकल। अब देखिए राइटिंग में जो रोमांटिक स्टाइल का यूज किया जा रहा है ये न्यू क्लासिकल एज या न्यू क्लासिकल पोएट से डिफरेंट है। विक्टोरियन फ्रॉम द मॉडर्न एज इन द सम ऑफ द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिफर फ्रॉम द अदर स्टाइल ऑफ राइटिंग्स। अब जैसे सारे एज का अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स का यूज करते थे, विक्टोरियन का अलग है, मॉडर्न का अलग है। लास्ट क्वेश्चन है, इन अरिस्टोटल्स ट्रेजेडी व्हाट इज द कैथार्टिक नेचर ऑफ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो, अरिस्टोटल के ट्रेजेडी में कैथार्टिक, ट्रेजिक हीरो का कैथार्टिक नेचर क्या है, इस पर कमेंट करना है या बताना है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अ ट्रेजिक परफॉर्मेंस मस्ट अराउज अ पिटी एंड फियर। देखिए अरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजिक परफॉर्मेंस होता है वो पिटी एंड फियर के ही आसपास होना चाहिए। ट्रेजिक सफरिंग ऑफ अ ट्रेजिक हीरो क्रिएट्स एन आइडिया इन आवर माइंड। जो ट्रेजिक हीरो का जो ट्रेजिक सफ़र कर रहा होता है वो हमारे माइंड में एक तरह से क्रिएट करता है। डेट ट्रेजिक हीरो शुड नॉट हैव एक्टेड इन द मैनर की ट्रेजिक हीरो को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। डेट लेड टू हिज फॉल, अगर ऐसा नहीं करता तो उसकी दशा ऐसी नहीं होती। द सफरिंग्स ऑफ द ट्रेजिक हीरो आल्सो इंडिकेट्स, और ये जो ट्रेजिक हीरो इस तरह सफ़र कर रहा है ये भी इंडिकेट करता है। इफ़ ही विल एक्ट लाइक हिम, अगर वो उसके जैसा काम करता, मतलब जैसा ये सोचता है, ही इज बाउंड टू सफ़र लाइक द ट्रेजिक हीरो। मतलब ये आइडियंस ये बताते हैं कि अगर वो ऐसा काम करेगा तो वो भी ट्रेजिक हीरो की तरह सफ़र करेगा। इन दिस सेंस, इस सेंस में द रोल ऑफ ट्रेजिक हीरो पर्स लाइक इमोशंस ऑफ द स्पेक्टिकल्स। जो स्पेक्टिकल्स के इमोशंस के समान ट्रेजिक हीरो के समान जिस तरह से हुआ वही चीज़ इसके भी पास हो सकता है।